स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक बार फिर से अमेरिका और चीन सुर्खियों में बना हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का स्टेटमेंट क्या कहता है। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे आज के इस वीडियो में और देखेंगे ये चीज किस तरीके से रेलेवेंट है इंडिया के लिए, यानी इंडियन एंगल यहां पे कहां आता है। इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल से आयुष सांघी IAS अकेडमी, और इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करें। यहां पर आपको बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है। तो यूएस ने क्या कहा है? यूएस गवर्नमेंट का यह कहना है कि हम चीन के साथ जो संबंध है, द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड चाइना विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डी रिस्किंग, DDE रिस्किंग, ना कि डी कपलिंग। इट विल बी डी रिस्क्ड, इट विल नॉट बी डी कपल्ड। क्या माजरा है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो यूएस ट्रम्प एरा, यानी डोनाल्ड ट्रम्प के दौरान प्रेसिडेंशिप के दौरान the US to decouple from China is being phased out by a new concept। तब ट्रंप ने कहा था कि हम चीन के साथ डीकपल कर रहे हैं, लेकिन अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है दैट हम डीकपल नहीं कर रहे हैं, हम डी रिस्क कर रहे हैं, वी आर डी रिस्किंग। सो द यूरोपियन यूनियन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि हम चीन के साथ डीकपल नहीं कर रहे हैं बल्कि डी रिस्क कर रहे हैं। तो यूएस का स्टांस जो है वो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ले चुका है बाय डी रिस्किंग। तो कहने का मतलब यह है कि G7 समिट, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का समिट हुआ था हाल ही में हिरोशिमा में, जहां मोदी जी भी गए थे, थ्रू इट्स लीडर्स कम्युनिक हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड द ग्रुपिंग्स कंसेंसस ऑन डी रिस्किंग। इन्होंने किस बारे में बात करी? इन्होंने बात करी डी रिस्किंग के बारे में और ना कि डी कपलिंग के बारे में। अब सवाल यह उठता है कि डी रिस्किंग का मतलब क्या है? तो दो देशों के बीच में जो रिस्क का एंगल है, हम बात कर रहे हैं दो कंट्रीज, पहला देश है यूएस और दूसरा देश है चाइना। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू कंट्रीज। तो यूएस और चीन के बीच में मान लीजिए ट्रेड होता है, व्यापार होता है। ट्रेड किसी भी चीज का हो सकता है, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। दोनों ही सूरत में जो ट्रेड हो रहा है, इस ट्रेड में आप डिपेंडेंट हो, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंस के साथ साथ आप सप्लाई चेन की चीज किस तरीके से पहुंचेगी उस चीज पे भी डिपेंडेंट है। ये कभी ना कभी इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ टेकिंग रिवेंज, बदले की भावना में इन चीजों पे अफेक्ट देखा जा सकता है और पास्ट में देखा भी गया है, इट हैज बीन सीन। तो इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना, कैसे? टैक्सेस लगा के, कैसे? राशंस लगा के, इस तरीके से इनको रिस्ट्रिक्ट करना। यदि आप इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो इसको कहा जाता है अपनी इकोनॉमी को आप डी रिस्क कर रहे हो, यानी कि रिस्क को कम कर रहे हो, क्योंकि ये चीज रिस्की साबित हो सकती है। अनलिमिटेड ट्रेड, अनलिमिटेड व्यापार, ओवर डिपेंडेंस ऑन दी अदर इकोनॉमी, ये चीज जो है ये रिस्की साबित हो सकती है। तो क्या किया जा रहा है? इस चीज से अपने आप को डी रिस्क किया जा रहा है। तो देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डिस्क्राइब्स द फिनोमिनन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टर्मिनेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग बिजनेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया बैंक्स, वो टर्मिनेट कर रहे हैं या बिजनेस को कम कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स और कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट्स टू अवॉइड रादर देन मैनेज रिस्क। कि वो रिस्क को अवॉइड, रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क हमें हो ही ना। सिंपली पुट, डी रिस्किंग इज टू मूव बिजनेसेस अवे फ्रॉम एरियाज दैट आर कंसिडर्ड रिस्की इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स दे कुड जनरेट। कि जो भी रिटर्न्स वो जनरेट कर रहा है, यदि वो रिटर्न्स आपको रिस्की लगे तो उस रिस्क के आप अपने आप को हटा रहे हो, आप अपने आप को परे कर रहे हो। इसका एक जेनेरिक मतलब होता है डी रिस्किंग का। अब डी रिस्किंग को अगर चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी गेट टू नो इन चाइनीज कॉन्टेक्स्ट? देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना,
de-risking can be interpreted as a reduction of the reliance on China. चीन के ऊपर जो डिपेंडेंस है, रिलायंस है, आप उसके ऊपर निर्भर हो इन द इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक तौर पे, फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स और एज अ मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल के लिए जैसा मैंने आपको समझाया था, या फिनिश्ड गुड्स के लिए, सो दैट पोटेंशियल रिस्क टू ट्रेड एंड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स आर रिड्यूस्ड। जो आगे चल के सप्लाई चेन का रिस्क हो सकता है, whatever risk of supply chain that you can have, उस चीज का रिस्क आपके ट्रेड को अफेक्ट ना करे, आपकी अर्थव्यवस्था को अफेक्ट ना करे, इस चीज को कम करने के लिए आप अब चीन के साथ जो है अपना ट्रेड रिड्यूस कर रहे हो या अपनी डिपेंडेंस उसके ऊपर खत्म कर रहे हो। डिपेंडेंस खत्म करने का क्या मतलब है? पहले ये चीज इंपोर्ट करते थे, अब नहीं करोगे, ये चीज इंपोर्ट करते थे, अब नहीं करोगे। ये है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, इसको हम डी रिस्किंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूएस में, यूएस के अंदर ही कुछ बैंकों के बीच में अप्लाई हुआ था, उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझाना जरूरी है। तो जो बड़े बैंक्स हैं वो छोटे छोटे लोकल बैंक, स्टेट रन बैंक्स को लोन दिया करते थे। तो बड़े बैंक को रिस्क है कि भाई लोन की रिकवरी नहीं हुई छोटे बैंक से, तो अपने आप को डी रिस्क करने के लिए उन्होंने लोन देना बंद कर दिया या लोन देना कम कर दिया। देखें, it is often perceived that such banks would not be able to pay back loans. कौन से बैंक्स की बात हो रही है? लोकल बैंक्स की, इन सम रीजन्स इन ऑर्डर टू de-risk। तो वर्ल्ड बैंक ने यह बोला कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर टर्मिनेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स। अपना रिस्क कम करने के लिए यह काम किया जा रहा है, इसको कहा गया de-risking। दिस वाज टर्म्ड एज de-risking। तो अब सवाल यह उठता है कि पहले क्या कर रहा था यूएस और अब क्या कर रहा है? अब तो डी रिस्क कर रहा है, जो मैंने आपको समझाया। पहले ट्रम्प एरा में उसने अपने आप को डीकपल करा। अब ये माजरा क्या है? व्हाट इज डीकपलिंग? लेट्स अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट अ लिटिल अनाउंसमेंट। स्टडी IQIS का P2I बैच, एक्सक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव P2I बैच स्टार्ट हो चुका है। इट इज ऑलरेडी लाइव। ये चीज लाइव है आप सभी के समक्ष, जिसकी सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिलेंगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। ब्रीफ में यदि बताया जाए, इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपको पूरे भारत में किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ सॉर्ट। अम्ब्रेला का मतलब है इसके अंडर आपको पूरा सिलेबस ऑफ जीएस कंप्लीशन प्री और मेंस का, उसके साथ साथ आपको रिवीजन सिलेबस, जिसे हम SIP कहते हैं, क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, जीएस प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इन एडिशन टू मेंटरशिप सर्विसेज, जो कि क्लासेस खत्म हो जाने के बाद से लेकर एग्जामिनेशन तक आपकी सर्विस में अवेलेबल रहेंगे यूपीएससी मेंटर्स। ये सारी सुविधाएं आप तक स्टडी IQIS एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे लेकर आ रहा है, विच इज ओनली 30,000 रुपीज, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के जरिए आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो CSAT का बैच हो या NCERT का बैच हो। सारे बैचेस पे हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे इफ यू यूज माय कोड, दैट इज सांघी लाइव। तो आई होप आप 2024 की तैयारी अच्छे से कर पाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बैचेस को जरूर एक्सप्लोर करें। तो आइए देखते हैं डी कपलिंग का मतलब क्या होता है। डी कपल, कपल का मतलब साथ रखना, साथ जोड़ना, एसोसिएट करना। डी कपल का मतलब उसे अलग करना, डिसएसोसिएट करना। सो डिसएंगेज, डिसएसोसिएट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स, उसको बोलते हैं डी कपल। इट इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू एन इकोनॉमिक बॉयकॉट। आर्थिक तौर पे बॉयकॉट करना, बॉयकॉट कर दिया, देश निकाला कर दिया, अब हम तुमसे कुछ नहीं खरीदेंगे, ना तुम्हें कुछ बेचेंगे, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट। वो चीज ट्रंप ने करी थी 2016 में चीन के साथ। फिर दुर्भाग्य से हुआ क्या, कोविड आ गया, उसमें भी ट्रंप ने ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज करा। ट्रंप ने ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज करा। दिस इज व्हाट हैपेंड। सो इस चीज को लेते हुए उन्होंने अपने आप को डीकपल करा था। कैसे डीकपल करा था कि चीन से जितने भी इंपोर्ट्स आते थे यूएस, चाइना एक्सपोर्ट करता था एल्यूमिनियम एंड स्टील एक्सपोर्ट्स, उस पे यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसे हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं, बहुत हाई रेट पे, टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ ट्रेड विद चाइना। क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट्स में बहुत तगड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बढ़िया है, इंपोर्ट्स उतने नहीं करता क्योंकि चाइना को इंपोर्ट्स की उतनी जरूरत नहीं है। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ बढ़ा दिया कि चीन से जितने भी इंपोर्ट हिंदुस्तान यूएस आएंगे उस पर हम टैरिफ लगा रहे हैं।
इट रिजल्टेड इन अ ट्रेड वॉर। अब क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया प्राइसेस बढ़ाने के लिए, रिटेलिएटेड बाय इंपोजिंग टैरिफ्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। ये चीज हुई। सो इसकी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई। भाई आप अगर इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपके एक्सपोर्ट्स जो चीन होते हैं, चीन भी तो रिटेलिएट करेगा, ये देखने वाली बात है। तो ये चीज यूएस ट्रंप ने करी। अब ऐसा मूव क्यों हुआ है आज की डेट में अगर हम बात करें, तब तो ट्रंप ने डीकपल करने के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप डी रिस्क क्यों कर रहे हो? वाई आर यू चेंजिंग योर स्टांस 180 डिग्रीज फ्रॉम डीकपलिंग टू डी रिस्किंग? ऐसा क्यों? चीन के प्रति प्यार आ गया है कि आप मतलब व्यापार तो कम करोगे लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में कम करोगे। Policy change has been announced in the wake of several events of high geopolitical significance. पूरे अंतरराष्ट्रीय अरीना में, जियोपॉलिटिकल अरीना में क्या देखा जा रहा है कि आपके प्रति जो ट्रेड, देशों के प्रति जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लोग डायस्पोरा इधर उधर हो रहा है, ये सारी चीजों को समझने के लिए देखते हुए हम क्या चीज देख रहे हैं कि चाइना के साथ या चाइना को कोई भी देश बॉयकॉट नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते आपने साइड्स ले ली हैं। अब पूरी दुनिया ने, मैक्सिमम कंट्रीज ने साइड्स ली हैं कि कौन से नाटो देश है, कौन से यूक्रेन की साइड है, कौन से रशिया की साइड है। अब चीन तो रशिया की साइड है, लेकिन उसके साथ साथ चीन की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसकी वजह से चाइना के साथ डीकपल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। द वर्ल्ड हैज जस्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ द पैंडेमिक आफ्टर 3 years, और अब 3 साल बाद कोई नहीं चाहता कि अब चीजें और खराब हो, आर्थिक तौर पे रिबाउंड होना चाहिए। देयर शुड बी अ क्विक रिबाउंड। सो द यूएस चाइना राइवलरी इज नॉट अननोटिस्ड, इट इज वेरी मच नोटिस्ड। और ये नोटिस कैसे करी गई? कोविड से शुरू हो गई, कुछ महीनों में और ज्यादा एस्केलेट हो गई। बिल्डिंग ऑफ टेंशंस अक्रॉस ताइवान स्ट्रेट। नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, तो ताइवान को फिर यूएस सपोर्ट कर रहा है, और ताइवान एक ऐसी टेरिटरी है जो चाइना क्लेम करता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी ताइवान पे जो है क्लेम करता है। इस पे मैंने पूरी डिटेल स्टोरी करी थी, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ताइवान की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से इंडिया को ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये ताइवान और चाइना के इशू के बीच में यूएस का सपोर्ट ताइवान के साथ है, which has impacted the relationship between US and China. There's a rivalry. और हाल ही में चीन का बलून, एक बलून, स्पाई बलून जो है, वो यूएस कोस्ट पे देखा गया, जिसको शूट डाउन कर दिया गया था। The spy balloon episode between the two countries. इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए टेंशंस और बिल्डअप हुई। So the Russia-Ukraine conflict could have played a pivotal role in enabling US policy shift towards China. Policy shift हुआ है कैसे? बाइडेन ने ये बोला, अपने यूरोपियन एलाइज को देखते हुए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इन सब देशों को देखते हुए क्या चीज डिसाइड हुई? What was decided? That its predecessor has made it a point to reassure its European allies. यूरोप ने यह बोला कि हम चीन के साथ डी रिस्क कर रहे हैं, अभी आपको बताया था। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वही स्टांस लिया कि अपने आप को डी रिस्क करेंगे। सो एट अ टाइम व्हेन चाइना हैज बीन बैकिंग रशिया, चाइना जो है वो रशिया को बैक कर रहा है, हम क्या देख रहे हैं? व्हाट आर वी सीइंग? चाइना रशिया को बैक कर रहा है इन इट्स शैडो बैटल टू यूक्रेन अगेंस्ट द वेस्ट। आइडिया ऑफ डीकपलिंग हार्डली अपील्स टू यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट चाइना। So EU has in fact been looking to woo China in order to convince it to stop supporting Russia. EU ये चाहता है कि चीन रशिया को सपोर्ट ना करे। वेस्ट पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, रशिया ने वेस्ट पे यानी कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों पे सैंक्शंस लगाए कि तेल नहीं भेजेंगे। अब तुम तेल नहीं भेजोगे तो वो देश चलेंगे कैसे? उनकी एनर्जी प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई। अब चाइना भी अगर उनको सपोर्ट करेगा तो चाइना भी चीजें भेजना बंद कर देगा, तो यूरोपियन यूनियन सर्वाइव कैसे करेगा? भाई लड़ने को तो 1 मिनट में लड़ दो, लड़ाई करना कितना मुश्किल है, उसके बाद कैसे सर्वाइव करोगे? दैट इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये मेजर रीजन था कि यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। तो एक डिप्लोमैटिक क्लेवर मूव उन्होंने क्या करा कि हम डीकपल नहीं कर रहे हैं पर डी रिस्क कर रहे हैं। तो यूएस ने भी यूरोपियन अलायंस को अपने यही चीज बोली, यही भरोसा दिलाया कि वो भी अब डी रिस्क करेंगे, डीकपल नहीं करेंगे। ये तो पहली चीज हुई। और भी वजहें हैं, वो क्या है कि डीकपलिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज फ्रॉम चाइना वाज ऑफन स्लैम्ड एज इम्पॉसिबल एंड एक्सट्रीम। देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते अपने संबंध, ये तो आप ध्यान रखिएगा।
डी रिस्किंग साउंड्स मोर कॉशियस एंड टारगेटेड, कि हम ठीक है, हम थोड़ा सा ट्रेड कम करेंगे या टैरिफ वगैरह लगाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से आपको छोड़ेंगे नहीं. Western businesses are being told that they can still trade with China. It is just that some safeguards are needed. कुछ safeguards है, जैसे taxes हो गए, कुछ हो गए, ये सब चीजें हो गई. तो ये तो स्टांस थे कि आप डीकपल की जगह डी रिस्क क्यों कर रहे हो, ये उसका रीजन है. भाई एक मुझे बात बताओ, अगर तुमने चाइना से इंपोर्ट करना कम कर दिया या उस पर टैरिफ लगा दिए, तो आपके देश के भी तो एक्सपोर्टर्स अफेक्ट होंगे, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो यूएस को यह भी एंगल निकालना चाहिए कि डी कपलिंग टू डू डी रिस्किंग आपकी भी इकोनॉमी को हर्ट करता है. उस इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए दो रूट्स निकाले गए हैं कि कौन चाइना से इंपोर्ट करता है और कौन चाइना को एक्सपोर्ट करता है. देखिए, द काइंड ऑफ रिस्क दैट यूएस एंड द ईयू आर वरीड अबाउट कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज है. पहली कैटेगरी क्या है? स्टफ दैट वेस्ट गेट्स फ्रॉम चाइना. वेस्ट को चीन से मिलता है, यानी वेस्ट चाइना से इंपोर्ट करता है, चाइना एक्सपोर्ट करता है देशों को. और दूसरा, स्टफ दैट चाइना गेट्स फ्रॉम द वेस्ट, जो चाइना इंपोर्ट करता है वेस्ट एक्सपोर्ट करता है. अब मुझे सिंपल सी बात ये बताइए कि जो चीज चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर तुमने इनके एक्सपोर्ट पे किसी भी तरह की रोक लगाई, तो भाई ये अपने इंपोर्ट पे भी तो रोक लगाएंगे. चाइना ने अगर इंपोर्ट पे रोक लगा दी तो उससे किसका नुकसान है? इससे यूएसए के मैन्युफैक्चरर्स का, एक्सपोर्टर्स का नुकसान है. दे आर एट अ लॉस. आइए देखें, लेट्स अंडरस्टैंड बोथ द एंगल्स. इन द कैटेगरी ऑफ स्टफ चाइना गेट फ्रॉम वेस्ट, जो चीन को स्टफ मिलता है वेस्ट से, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. ये कहा जाता है कि एआई को इनेबल करने के लिए जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल है चिप्स का, वो सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी सप्लाई कर रही है. उसी के बेसिस पे चीन एआई इनेबल्ड चीजें बना पाएगा. सो एडवांस टेक्नोलॉजी विद पोटेंशियल मिलिट्री यूजेस, ये सब यूएस से चाइना एक्सपोर्ट होता है. एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, restrictions on semiconductor exports announced by the US and Japan fall into this category. Semiconductor exports जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच हैज यूजुअली इंपैक्टेड. तो यूएस ने टाइटन कर दिया चिप मेकिंग एक्सपोर्ट्स टू चाइना. और आपको ये बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब होता है चिप्स. हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप्स लगते हैं, शायद आपको पता हो. इसमें ताइवान भी टॉप पे है और यूएस भी काफी अच्छे संख्या में मैन्युफैक्चर कर रहा है. Japan restricts chip making equipment exports as it aligns with US-China trade de-risking. ये क्वाड का फायदा होता है. ये क्वाड बना तो यूएस ने करा, तो जापान ने भी यूएस की बात मानी है. दिस इज व्हाट दे हैव डन. तो चीन से वेस्ट क्या जाता है? ये तो चलो चाइना इंपोर्ट करता है. चाइना एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? G7 nations are restricting China's access to critical technologies. They are trying to free themselves from what they regard as dangerous dependencies on China. इस चीज की वजह से डी रिस्किंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. आप चीन के ऊपर एक्सेसिवली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते. अगर चीन की टेक्नोलॉजी है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपने अपनी बुद्धि कहां लगाई? चाइना में इनोवेशन हुआ, चाइना के पास पेटेंट्स हैं, आपके पास क्या है? इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए आपको इनोवेट करना पड़ेगा और वो चीज खुद करनी पड़ेगी जो चाइना इतने सालों से करता आया है. और वो चाइना क्या एक्सपोर्ट करता है? रेयर अर्थ मिनरल्स. ये आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. और क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर क्रूशियल फॉर बैटरी टेक्नोलॉजी एंड द ग्रीन ट्रांजिशन आर टॉप ऑफ द लिस्ट. ग्रीन ट्रांजिशन टॉप ऑफ द लिस्ट पे आते हैं. ईयू इंपोर्ट्स 97% ऑफ इट्स लिथियम. 97% लिथियम जो है ईयू का इंपोर्ट होता है कहां से? जी हां, सही सोच रहे हैं आप, वो होता है चाइना से. दे इंपोर्ट दिस फ्रॉम चाइना और इससे बैटरी चलती है और बैटरी से आपकी हर चीज चलती है, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी. तो ये डिपेंडेंसी हो गई चाइना पे. तो चाइना में रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ इंपोर्ट करा और उसके बेसिस पे आपने पूरी अर्थव्यवस्था चलाई. बहुत अच्छी बात है. और क्या डिपेंडेंस है? डिपेंडेंसी दैट वेस्ट इज स्ट्राइविंग टू रिड्यूस इज द मोर देन 90% ऑफ एडवांस सेमीकंडक्टर्स दैट कम फ्रॉम ताइवान. ये ताइवान से आते हैं. ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग मैसिव है. So US CHIPS Act of 2022 provided $52 billion of funding to boost manufacturing of chips in the US. US chips manufacture हो रही हैं. The theory behind de-risking is now reasonably clear. The practice is much murkier. मतलब और गंदी प्रैक्टिस है, dirty प्रैक्टिस है. और ये प्रैक्टिस dirty इसलिए है क्योंकि आपको इवेंचुअली एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी अपनी ईगो क्लैशेस में आप एक दूसरे के ऊपर किसी तरह के सैंक्शंस वगैरह लगाना चाहते हो. तो चैलेंजेस कैसे अराइज होंगे? हाउ विल द चैलेंजेस अराइज फ्रॉम डी रिस्किंग? तो चैलेंजेस डी रिस्किंग की वजह से क्या अराइज होंगे, ये समझने वाली बात है. इट्स हाईली इंपॉर्टेंट.
challenges that will arise from de-risking. देखिए, चाइना और यूरोपियन यूनियन, चाइना और यूएस के बीच में क्लैश बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज एंड कंट्रीज। इसमें कंपनीज चाइना की भी इन्वॉल्व है और यूएस की भी इन्वॉल्व है। देशों के बीच में जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से इंपैक्ट कौन होता है? कंपनीज इंपैक्ट होती है। जो कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स अमेरिका में बना रही होगी, क्या उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? द डिफिकल्टी एंड एक्सपेंस ऑफ लेसनिंग डिपेंडेंसीज ऑन चाइना, डिफिकल्टी यही है, लिंगरिंग एम्बिग्विटी अबाउट द नेचर ऑफ द रिस्क। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजिंग नेचर ऑफ रिस्क। इन नॉर्मल टाइम्स सपोर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनीज दैट वांट टू एक्सपोर्ट इज अ की गोल ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट। भाई मैं अपनी कंट्री की कंपनीज को तो सपोर्ट करूं, मेरे अगर अमेरिकन कंपनीज उनको सपोर्ट करो, कैसे सपोर्ट कर रहे हो? तुमने तो डी रिस्क करने के चक्कर में एक्सपोर्ट बैन कर दिया, एक्सपोर्ट बैन करा ना। सो दैट इज नो लॉन्गर ऑलवेज द केस इन द वर्ल्ड ऑफ डी रिस्किंग। आपकी कंट्री की अपनी कंपनीज इंपैक्टेड है और उन लोगों का स्टेटमेंट है यहां पे, तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट इंक्लूड करा है। अमेरिकन कंपनीज के सीईओज और चेयरमैन एमडीज के जो स्टेटमेंट से मैंने इंक्लूड करे हैं। कुछ लोग कहते हैं, सरकार तो ऑब्वियसली कह रही है पॉजिटिव है, कंपनीज कह रही है हमारा नुकसान है। देखिए, सीईओ ऑफ एनवीडिया, द कैलिफोर्निया बेस्ड सेमीकंडक्टर ग्रुप, ये क्या कह रहे हैं? It is an enormous damage to American companies if they are prevented from selling advanced chips to China. भाई आप चाइना का नुकसान करना चाहते हो तो चाइना के नुकसान में आपने इवेंचुअली यूएस कंपनीज का भी तो नुकसान करा है। बट यूएस ऑफिशियल्स आर अनरिपेंटेंट, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। इट इज फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। दे पॉइंट आउट दैट एनवीडिया चिप्स आर क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ एआई। तो चाइना में एआई का डेवलपमेंट ना हो, इस वजह से हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इनका ये कहना है। So they say that China could easily use advanced AI for all sorts of nefarious purposes. तो मानना यह है कि अमेरिकन कंपनीज चिप्स एक्सपोर्ट करें चीन में, चाइना जो है उन चिप्स को ले और ऐसी एक्टिविटीज में यूज करे, फिर वो दुनिया के खिलाफ और यूएस के खिलाफ यूज करें, तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। ये यूएस का मानना है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायो वेपन्स वो यूज करेंगे, और चाइना तो प्रूफ कर ही चुका है पर्टिकुलर चाइनीज इंटरेस्ट, एंड दे कैन पॉलिटिकल मैनिपुलेट कर सकता है डीप फेक न्यूज से, चीजें अलग अलग तरीके से फौज करके और मतलब इम्पोस्टर लगा के। सो द टाइटनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट टू चाइना बाय बोथ द ईयू एंड द यूएस विल मीन दैट मोर वेस्टर्न कंपनीज एक्सपीरियंस एनवीडिया स्टाइल कंट्रोल्स इन द फ्यूचर। और ज्यादा अमेरिकन कंपनीज पे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, ऐसा यूएस का मानना है। तो अमेरिकन कंपनीज को तो डैमेज हुआ, अमेरिकन कंपनीज आर डैमेज्ड। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो एक तो ये ओपिनियन है, लोगों ने अपनी तरफ से सोचा, मेरे हिसाब से ठीक सोचा। तुम अपने आप को कैपिटलिस्ट कहते हो, तो कैपिटलिज्म का तो पहला रूल है कि आप धंधा करने के लिए अलाउ करो, लेकिन यहां पे तो आप धंधा रोक रहे हो। और दूसरी तरफ जो डिफरिंग ओपिनियन है प्रेसिडेंट ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन, इनका क्या कहना है, जो टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी में है, बाइडेन की थे उसमें, ही पॉइंट्स आउट दैट रेयर अर्थ आर एक्चुअली नॉट दैट रेयर। इनका ये कहना है कि चाइना से इंपोर्ट क्या कर रहे हो, रेयर अर्थ कर रहे हो, तो रेयर नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव है, उससे बना लो बैटरी। सो चाइना's real lock is on the processing of critical minerals, which is often very dirty business. But some countries with relatively low population density, such as Australia, can take them on. तो आप चाइना से इंपोर्ट करने की जगह आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में भी भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिलता है, ये चीज है। तो ये तो यूएस और यूरोपियन यूनियन का हमने स्टांस देखा कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या और उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दी। अब सवाल ये उठता है कि इस पे चाइना का भी कुछ रिएक्शन आया होगा। तो चाइना के जो एम्बेसडर हैं यूरोपियन यूनियन को, और चाइनीज एम्बेसडर जो है यूएस को, उन्होंने ये बोला कि प्लीज डिफाइन डी रिस्किंग। डी रिस्किंग का मतलब क्या है? ये एक तरीके से फैंसी वर्ड का यूज है हमें बॉयकॉट करने के लिए। So de-risking, not decoupling, the semantics behind how the world deals with China. देखिए, तो क्या बोला इन साहब ने, ऑफिशियल जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, de-risking is just decoupling in disguise। बहरूपीय तरीके से आप डीकपल ही कर रहे हो, मतलब पूरे संबंध तोड़ रहे हो, उसका नाम दे दिया आपने de-risking। A change in words does not mean a difference in action। एक्शन आपका वैसा ही है जो डीकपलिंग में होता। de-risking is hardly different from decoupling, ऐसा इनका मानना है। तो ये चाइनीज एम्बेसडर है to the European Union, Fu Kong, press leaders to define de-risking का मतलब बताइए। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक करा है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला कि अगर आपका ये कहना है कि de-risking मतलब हम चीन से व्यापार ही नहीं करेंगे, we are getting rid, हम पीछा छुड़ा रहे हैं आपसे, तो आप WTO के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हो, वो आप कर नहीं सकते।
De-risking means ridding China of global industrial and supply chains in key areas, and when it involves key technology, we are firmly opposed to that. जब वो टेक्नोलॉजी करते हैं तो वो इस आइडिया के खिलाफ है, ऐसा इनका मानना है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन वैलिड पूछा गया है कि आप अगर डीकपल कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है, और डीकपल नहीं कर रहे हो, डी रिस्क कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है, दोनों में फर्क समझाइए। तो ये तो बात थी, ये कहानी थी यूएस और चाइना के आपसी संबंधों के बीच में। अब सवाल आता है भारत का, हाउ इज इंडिया इंपैक्टेड? भारत पे इस चीज का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा? ये एंगल बताने से पहले मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। आप जानते हैं इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है वो इंडिया और चाइना के बायलैटरल ट्रेड से ज्यादा है। दिस इज मोर, दिस इज हायर। आपको पता थी ये बात? भारत और चीन के बायलैटरल ट्रेड और ट्रेड डेफिसिट की बात होती रहती है। $100 बिलियन प्लस का ट्रेड है भारत और चीन का, उससे भी ज्यादा ट्रेड है भारत और अमेरिका का। और यहां पे भारत और चीन के बीच में भारत का डेफिसिट है, यानी भारत नुकसान में है, और भारत और यूएस का जो ट्रेड सरप्लस है उससे भारत को फायदा है, वहां पे हम सरप्लस में है। तो बताओ हम यूएस को क्यों ऑफेंड करेंगे? क्या हम यूएस को ऑफेंड करेंगे? सवाल। इंडिया विल स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम de-risking बाय लेवरेजिंग इट्स बेनिफिट्स। बिल्कुल सही बात है। यूएस ने चाइना से इंपोर्ट बैन करा है ना, तो अब आप ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे कि और कहां बन सकता है? भारत आओ, यहां पे लेबर सस्ती है। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री इवेंचुअली इंडिया में बनी, तो अब यहां पे इसको हम लेवरेज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए कि यूएस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएस ने जो एक्सपोर्ट्स चाइना की तरफ बैन कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल और ये जो एआई वाली टेक्नोलॉजी है। अट्रैक्टिंग सप्लाई चेन्स, अट्रैक्टिंग बिजनेस इन इंडिया, कन्फ्रंटिंग चाइनाज अग्रेसिव मूव्स, इसको कन्फ्रंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है अगर चीन ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। चाइना स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ये भी चीज है। और हमें सबसे बड़ी बात है, चाइना की जरूरत है। यूएस इमर्जेस एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 23। कितना है? $128 बिलियन। ये चीन से ज्यादा है। चाइना सेकंड पोजीशन, आप देख सकते हैं ये ग्रो करा है। देखिए ड्यूरिंग 22-23 भारत का कॉमर्स विद चाइना डिक्लाइन करा 1.5% से, ये आया $114 बिलियन पे। और यूएस के साथ जो ट्रेड था वो इंक्रीज करा 7.65% से, ये गया $128 बिलियन पे। इतना फर्क है। हम यूएस को तो ऑफेंड कर नहीं सकते। चाइना से ये $113 बिलियन है, इसमें से मेजॉरिटी इंपोर्ट है चाइना से। एक्सपोर्ट्स टू चाइना डिड बाय 28%। एक्सपोर्ट इतना ही है, 15 बिलियन। बताइए 114 में से 15 बिलियन एक्सपोर्ट है, बाकी मतलब 99 बिलियन इंपोर्ट है। सो इंपोर्ट्स रोज बाय 4%। इसका मतलब $98 बिलियन के लिए तो हम चाइना पे डिपेंडेंट है। इतना माल आएगा कहां से? इतना सस्ता माल 100 करोड़ लोगों को जो इंपैक्ट करता हो वो कहां से आएगा? इस वजह से हमारे लिए दोनों देश जरूरी है। एक देश के साथ डेफिसिट है, वो डेफिसिट पूरा होता है दूसरे देश से, और वो दोनों देश आपस में एक दूसरे के लॉगर हेड्स पे है, दुश्मनी मोल ले रखी है। अब भारत को क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष संघीज IAS अकेडमी। That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।